ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन को शाखा स्तर पर कार्ड पास व वर्ष में 2 अनौपचारिक बैठक को बढ़ाकर 3 करने के उपलक्ष्य में श्री अश्विनी वैष्णव जी माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का सम्मान समारोह की अध्यक्षता श्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री भीम ऑडिटोरियम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा बायोलॉज में संशोधन एवं सहमति स्वीकृति आमकर मचारियों द्वारा नेशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। 12 मई का समय दिया और ये जो समय दिया वो बड़ा सोच समझ करके उन्होंने दिया कि आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और इस दिन हमारी SU के लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके बीच में आकर के वो भी कुछ अच्छा महसूस करेंगे। तो ये उनकी सोच थी। जब उन्होंने समय दिया उसके बाद देश में परिस्थितियाँ बदली और हम युद्ध जैसी एक पोजीशन यहाँ हो गई, तो हमको ये लगने लगा कि शायद अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले वीक जब हम माननीय रेल मंत्री जी से मिलने आए और फिर उनके साथ जो चर्चा हुई उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमको ये प्रोग्राम करना चाहिए। मतलब वो चाहते तो जो परिस्थितियाँ थी वैसी थी कि प्रोग्राम स्थगित भी हो सकता था, लेकिन उनका आत्मबल बड़ा मजबूत था और इसके साथ साथ हमारा भी आत्मबल उनके आत्मबल के साथ में बहुत मजबूत हुआ कि हम अडिग रहे और हमने ये प्रोग्राम स्थगित नहीं किया। और आप लोगों में से अनेकों लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बार बार पूछा कि क्या ये प्रोग्राम होगा। इवन जो हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं और AM स्टाफ, ED रिजर्वेशन, सभी लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये प्रोग्राम होगा क्या। लेकिन हमने कहा ये प्रोग्राम होगा और निश्चित रूप से होगा। और ये अच्छी बात है, ये भगवान बुद्ध की देन है और साथ साथ हमारे माननीय रेल मंत्री जी है, उनका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है और हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत था। इस वजह से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 3 बजे से उनका फेलिसिटेशन फंक्शन है, इसको हम आयोजित करेंगे। उससे पहले आज एक और कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया क्योंकि आप सबको हम यहाँ बुला ही रहे थे। तो हमारा पिछला जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उस अधिवेशन में हमने बहुत बड़ी संख्या में हमारे बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट प्रपोजल पास किए और वो एक एक अमेंडमेंट प्रपोजल आपको पढ़ करके सुनाए गए थे और आपने एक एक अमेंडमेंट का समर्थन किया था हाथ उठा करके। और उसके बाद हमने मिनट्स बना के, कंपैरेटिव बायलॉज बना करके और अमेंडेड बायलॉज बना करके रजिस्ट्रार के पास में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ सबमिट कर दिया। लेकिन ये हमारी एक प्रक्रिया है रजिस्ट्रार ऑफिस की कि एक जनरल बॉडी के बाद में दूसरी जनरल बॉडी उन अमेंडमेंट्स को कंफर्म करती है। तो इस वजह से हमने आज ये अर्धवार्षिक जो हमारा केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन है वो यहाँ पर आयोजित किया है। तो इसकी जो कड़ी है ये मैं आपको अभी जो अमेंडमेंट थे वो एक एक पढ़ करके सुनाऊंगा। तो आपको ध्यान है अच्छी तरह से, मैं कुछ सूक्ष्म में आपको बिंदुवार बताऊंगा और जैसे ही मैं बताऊंगा आप कंफर्मेशन के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे और हमारे जो वीडियोग्राफर है, टीवी वाले साथी हैं, वो इनको अपने वीडियो में कैप्चर करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों ने रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किए हैं वो हस्ताक्षर भी कर दें अपनी उपस्थिति के। तो हमारी जनरल बॉडी में सबसे पहले तो जो चेन्नई अधिवेशन के अंदर जो रिजोल्यूशन पास किए थे, अमेंडमेंट किए थे, उनको अमेंडमेंट को मतलब पुनः पास किया क्योंकि ये अमेंडमेंट नागपुर के अधिवेशन में और अमेंडमेंटों के साथ में पास किए जाने थे, तो उनको उनके साथ में पास किया और आज हम उनका कंफर्मेशन भी कर रहे हैं। हमने जो हमारा बायलॉज है उसमें जब भी इलेक्शन होता था
तो हम लोग एक कंडीशन लगाते थे कि एक्टिव मेंबर है वही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बार बार ये सवाल रेलवे बोर्ड, रेल प्रशासन की तरफ से भी उठता था कि एक्टिव मेंबर की परिभाषा क्या हो। तो हमारी जनरल बॉडी ने ये तय किया कि जो बायलॉज का पैरा 13 है पार्ट 2 का, उसके अंदर हमने एक अमेंडमेंट करके एक पैरा जोड़ा है, यानी एक्टिव मेंबर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन who have membership of the ASU for the last 3 consecutive years। मतलब पिछले 3 साल की लगातार मेंबरशिप है उसको एक्टिव मेंबर माना जाएगा, क्योंकि और तो कोई हमारे पास में तरीका नहीं है कि एक्टिव कौन है। कोई कहेगा मैं भी एक्टिव हूँ, मैं भी एक्टिव हूँ, तो कम से कम 3 साल की लगातार मेंबरशिप हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हाथ उठाकर इस अमेंडमेंट का कंफर्म करें, समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो हमारा बायलॉज का पैरा 11 है उसमें मेंबरशिप का एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो पैरा है उसमें जो प्रोडक्शन यूनिटों के नाम दिए गए थे उनमें DMW और RWF और RWP और MCF ये नहीं थे। तो कई बार ये सवाल उठता था कि इनमें ये मेंशन नहीं है भी ये कहाँ से आ गई ये जोनल कमेटी। इस वजह से हमने बायलॉज में ये जहाँ प्रोडक्शन यूनिट में ये चारों प्रोडक्शन यूनिट का नाम नहीं लिखा है, वो हमने अमेंडमेंट करके उसमें जोड़ दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। PLW हो गया सर, DMW PLW। हाँ, ये PLW ही पहले जहाँ भी DMW लिखा है वो अब PLW ही रहेगा, और जहाँ DLW लिखा है वो BLW रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंगली सारी चीजें बदल गई हैं। एक हमारा जो मेंबरशिप का पैरा है उसमें हमने ये जो चेन्नई अधिवेशन में अमेंडमेंट किया था कि डिवीजन और ब्रांच लेवल पर कोई भी जो पदाधिकारी है इलेक्टेड पोस्ट पर वो रिटायर्ड ऑफिस बेयरर नहीं रहेगा, रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं रहेगा, और जोन और सेंट्रल लेवल पर CEC के अनुमोदन से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए जो पैरा 10 ऑफ दी बायलॉज है उसमें हमने मेंबरशिप वाले पैरा में अमेंडमेंट करके और ये जोड़ दिया है कि नो एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय और ऑफिसर मे बी अलाउड एट ब्रांच एंड डिविजनल लेवल एंड अलाउड एट जोनल एंड सेंट्रल लेवल subject to condition of 50% maximum limit, and their membership should be approved by the Central Executive Committee। ये हमने बायलॉज में अमेंडमेंट कर दिया है हमारी जनरल बॉडी ने, और आज जो हमारी जनरल बॉडी है वो इसको कंफर्म करे और इसका समर्थन करे, इसका मैं आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारा जो बायलॉज है उसका पैरा 8 जो है उसके अंदर जोनल रेलवे हेडक्वार्टर के बारे में काफ़ी सारे कंफ्यूजन थे कि कहीं पे हेडक्वार्टर डिवीजन बने हुए हैं, कहीं हेडक्वार्टर ब्रांच बनी हुई है। तो ये भी हमने चेन्नई अधिवेशन में पास किया था, जिसे नागपुर अधिवेशन में दोबारा से हमने पास किया है, और इसमें ये पैरा जोड़ा गया है कि दी जोनल रेलवे हेडक्वार्टर हु हैव 3 or more branches under it shall be treated as headquarter division and 5 elected office bearer and rest of the zonal railway headquarter shall be treated as branch with 3 elected posts under the direct control of zone। यानी कि जिस हेडक्वार्टर के अंदर में 3 ब्रांच या उससे ज़्यादा ब्रांच होंगी वो हेडक्वार्टर डिवीजन होगा, और उसको 5 इलेक्टेड पोस्ट होंगी, 5 को वोटिंग राइट होगा। लेकिन जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा नहीं है, कम है या 1 ही है या 2 है, वहाँ पर वो ब्रांच होगी तो 3 वोट का राइट होगा और वो जोन के अंदर में होगा। ये अमेंडमेंट हम पिछली जनरल बॉडी में कर चुके हैं। आज की जनरल बॉडी से मेरा निवेदन है कि इसका हाथ उठा करके समर्थन करें और इसको कंफर्म करें। धन्यवाद। एक हमारा जो बायलॉज है जोनल बॉडी और प्रोडक्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये आपके DMW, RW एंड RWP ये इनको मेंशन नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही थी। तो स्ट्रक्चर में भी हमने ये जोड़ दिया है
और MCF जो है ये भी उसमें नहीं था, तो MCF को भी उसमें जोड़ दिया गया है और ये अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है बायलॉज में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको समर्थन करें और इसका कंफर्मेशन करें। एक हमारे जो पिछले बायलॉज है जो अमेंडमेंट 2004 में किया था, उसमें हमारी जो इलेक्टेड बॉडी है वो हम मेंशन, जो एग्जिस्टिंग बॉडी है वो उसमें मेंशन नहीं हुई थी और पुरानी चली आ रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन मिलिंद अवार्ड वगैरह के द्वारा क्रिएट किए गए थे। तो हमारी जो जनरल बॉडी है वो आपको पता है कि हमारे इलेक्शन अक्टूबर में हुए थे और हमारी जनरल बॉडी नवंबर में हुई। तो नवंबर में जो जनरल बॉडी हुई उसने हमारे इलेक्शन को भी अप्रूव किया और ये तय किया कि बायलॉज में ये जो इलेक्टेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसके पदाधिकारियों के नाम जोड़ दिए जाए और पुराने नाम हटा दिए जाए, तो ताकि, क्योंकि जब भी ये इलेक्शन होते हैं तब ये नाम इसमें बदल जाने चाहिए। तो इसको भी आपका पुनः हमें समर्थन चाहिए, हाथ उठा करके आप समर्थन करें। एक इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में एक कंफ्यूजन था कि हमारे जैसे डिवीजन ब्रांच के इलेक्शन प्राइमरी मेंबर से होते हैं और डिवीजन के मेंबर में ब्रांच के 3 इलेक्टेड ऑफिस वोट डालते हैं, जोन के इलेक्शन में डिवीजनों के 5-5 इलेक्टेड ऑफिस वोट डालते हैं और हमारा CEC का इलेक्शन है उसमें 5 इलेक्टेड ऑफिस वोट डालते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें ऑर्डिनरी मेंबर है वो वोटर होता है, ये बायलॉज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और ये नहीं लिखे होने से कुछ प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडिंग रेलवे बोर्ड, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि इसमें जब आपका प्रोडक्शन यूनिट का वोटिंग प्रोसेस में लिखा हुआ ही नहीं है कि ऑर्डिनरी मेंबर वोट डालेगा तो आप कैसे करा रहे हैं। तो ये हमने बायलॉज में अमेंडमेंट कर दिया है। इन केस ऑफ जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट द प्राइमरी मेंबर्स विल डेमोक्रेटिकली इलेक्ट इट्स जोनल बॉडी, ये क्लियर थी हमने उसमें कर दी गई है। तो ये भी आपका हमें समर्थन चाहिए और इसको कंफर्मेशन चाहिए इस अमेंडमेंट को। धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा जो हमारा बायलॉज है उसके अंदर कहीं भी ये प्रोविजन नहीं था आपसे पहले कि जो इलेक्शन होगा तो उसका इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है उसमें हम लोग जो कंडीशन डालते थे, प्लीज थोड़ा, जो कंडीशन हम डालते थे तो वो कंडीशन बायलॉज में कहीं भी नहीं लिखी हुई थी और कहीं नहीं लिखी होने के कारण बार बार ये चैलेंज होता था कि ये कहाँ लिखा है कि ये जो एक्टिव लास्ट 3 इयर्स का मेंबरशिप होगा वही चुनाव लड़ेगा, ये कहाँ लिखा है कि डिफाल्टर होगा वो नहीं लड़ेगा, ये कहाँ लिखा है कि जिसके पास पैसा बकाया होगा वो नहीं लड़ेगा, NTS ने एक्टिविटी में भाग ले रहा है वो कैसे रोक सकते हैं आप, दूसरी ट्रेड यूनियन में भाग ले रहा है कैसे रोक सकते हैं, इसके अलावा जिसको रिमूव सस्पेंड कर दिया उसको आप कैसे रोक सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय को कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो कंडीशन हमारी सेंट्रल कमेटी के नोटिफिकेशन में होती थी तो वो सारी कंडीशनों को हमने अपने बायलॉज में अमेंडमेंट करके और उसमें जोड़ दिया है ताकि आपके जितने भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन में ये चैलेंज नहीं हो कि ये शर्तें हमारे बायलॉज में नहीं है। इसलिए ये जो अमेंडमेंट है इसको भी आज जनरल बॉडी जो हमारी है उनकी उसका हमें समर्थन चाहिए, उसका कंफर्मेशन चाहिए। आपसे आग्रह कि आप इसको कंफर्म करें। धन्यवाद। इसके अलावा जो हमारा नॉमिनेशन फी है ये हम नोटिफिकेशन में रखते थे, लेकिन नॉमिनेशन फी के बारे में हमारे बायलॉज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था और ऐसा नहीं होने के कारण हमारे इलेक्शन चैलेंज होते थे और काफ़ी जगह काफ़ी परेशानियां भी आई हैं। इवन रेलवे बोर्ड ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन में इस बात को उठाया था और हमने उनको एश्योर किया था कि हम हमारा जो AGM होगा उसमें हम इसको अमेंडमेंट कर देंगे। अकॉर्डिंगली हमारी जो जनरल बॉडी नागपुर में हुई उसमें ये अमेंडमेंट कर लिया गया और एक पैरा 13 जो इलेक्शन प्रोसीजर है पार्ट 2 का, उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इलेक्शन है, उसके नीचे हमने ये एक पैरा इंसर्ट कर दिया है और उसका नाम है नॉमिनेशन फी एडिट।
और फिर लिखा है कि दी नॉमिनेशन फी फॉर CEC इज ₹5,000 फॉर ईच पोस्ट, फॉर ZEC इज ₹2,000 फॉर ईच पोस्ट, फॉर DC WEC एक्स्ट्रा डिवीजन इज ₹1,000 and for BEC is 500 for each post shall be deposited along with the nomination form। तो ये जो परेशानी थी इसको दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट भी पास कर दिया गया है और आज आपसे जनरल बॉडी से ये आग्रह है कि आप इसको कंफर्म करें, इसका समर्थन करें और ताकि ये फाइनली ये बायलॉज में पार्ट हो जाए बायलॉज। इसके अलावा जो कई जगह ये सवाल उठता था जब हमारा कार्ड पास की सुविधा डिवीजन लेवल पर दी गई तो उसमें डिवीजन ऑब्लिक एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड उसमें लिखे गए थे, लेकिन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी जगह ये क्वेश्चन करता था कि आपके बायलॉज में एक्स्ट्रा डिवीजन जैसा कोई वर्ड नहीं है। ये जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप है, ये एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं है। इसलिए हमने हमारे बायलॉज के अंदर इस परेशानी को दूर करने के लिए जो हमारा पैरा 8A है वर्कशॉप एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्ट 2 का बायलॉज का, उसके अंदर एक हमने पैरा जोड़ दिया है और वो है दी स्टेटस ऑफ दी WEC shall be at par with the DEC and treated as an extra division। ये हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया है और ये अमेंडमेंट जो जनरल बॉडी ने पास कर दिया है। तो आज की हमारी जो जनरल बॉडी है उससे भी हमारा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप समर्थन करें, इसका कंफर्मेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो जनरल बॉडी जो पैरा 12 जनरल बॉडी है उसका पार्ट 2 बायलॉज का, उसमें नोट नंबर 3 उसमें जोड़ा गया है। 2 नोट उसमें थे पहले से, अभी एक नोट जोड़ा गया है और वो यह है if the tenure of any unit executive is completed and elections are not conducted, then the central executive committee can place an ad hoc committee to conduct the election, and if the zonal executive committee wants to conduct the election of the unit at its own level, then it can conduct the elections with the approval of the central executive committee। बायलॉज में ये प्रोविजन था कि कोई कमेटी यदि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या डिफंक्ट हो गई है या इलेक्शन टाइम से नहीं करा रही है या एंटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कभी भी डिसॉल्व कर सकती है और एड हॉक कमेटी प्लेस कर सकती है। लेकिन ऐसा केस कई जगह पैदा हुए कि जो डिवीजन कमेटी या कोई भी यूनिट कमेटी प्रॉपर फंक्शन कर रही है लेकिन वो अपने टेन्योर के अंदर चुनाव नहीं करवा पाई और उनका टेन्योर खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में हमने बायलॉज में ये प्रोविजन किया है कि या तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक एड हॉक कमेटी दे करके वहाँ चुनाव करा सकती है और यदि जोनल कमेटी चुनाव को करवाना चाहती है तो सेंट्रल कमेटी से अनुमति लेकर के उस ब्रांच कमेटी यूनिट कमेटी जो भी है उसका चुनाव वो कंडक्ट करवा सकती है। तो ये एक जो प्रोविज़न नहीं था वो प्रोविज़न जोड़ने से कई जगह जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत भी हमारी अब दूर हो जाएगी। तो जनरल बॉडी ने नागपुर में इसको पास किया था। आपसे अनुरोध है कि आप भी इस प्रस्ताव को पास करें। बैठिए बैठिए, धन्यवाद। एक हमारे बायलॉज के अंदर जो टेन्योर है, टेन्योर हमारा बायलॉज के अंदर 3 साल का है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम उस टेन्योर को बढ़ा भी सकते हैं, सेंट्रल कमेटी उसको बढ़ा सकती है। लेकिन एड हॉक कमेटी के बारे में बायलॉज में टेन्योर का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन रेलवे बोर्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो 4 महीने का एड हॉक कमेटी का टेन्योर रखने के बारे में थे, इसलिए हम 4 महीने का टेन्योर एड हॉक कमेटी को देते थे। और वो 4 महीने हमने ये देखा है कि 4 महीने यदि कोई जोनल कमेटी को हम एड हॉक कमेटी देते हैं
तो वो 4 महीने में डिवीजनों के इलेक्शन, उसके अंदर में वर्कशॉप के इलेक्शन, उसके डिवीजनों के अंदर में ब्रांचेज के इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। और ऐसे में वहाँ पर वो डिवीजन या जोन है वो डिफंक्ट हो जाता है और उनको इलेक्शन कराने में दिक्कत आती है। तो हमारी जनरल बॉडी नागपुर ने ये अमेंडमेंट किया है, जो टेन्योर के पैरा में एक पैरा जोड़ा है कि दी टेन्योर ऑफ एड ऑफ बीईसी सब डब्ल्यूईसी 4 मंथ, मतलब ब्रांच एग्जीक्यूटिव कमेटी का टेन्योर 4 महीने रहेगा और एड ऑफ डीईसी डब्ल्यूसी 6 मंथ, और जो डिवीजन और वर्कशॉप है उसका 6 महीने का टेन्योर एड ऑफ कमेटी का रहेगा। एंड एड ऑफ जेडीसी इज 9 मंथ और जोनल कमेटी है उसका टेन्योर 9 मंथ। और जोन के बारे में 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना उसको कर दिया है। तो इसको भी आपका समर्थन करें आप। धन्यवाद। एक हमने जो हमारा बायलॉज है उसमें अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मेंशन नहीं था, तो इसको हमने अभी अमेंड करके द अकाउंट्स ऑफ द एट ऑल लेवल शैल बी मेंटेन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, पहले कैलेंडर ईयर से हम लोग करते थे और जबकि सारे बैलेंस शीट वगैरह सब है वो फाइनेंशियल ईयर से बनती थी, लेकिन ये कमी को भी हमने अपने बायलॉज में दूर कर दिया है और जनरल बॉडी ने नागपुर में से पास कर दिया है। तो आपसे आज की जनरल बॉडी से भी हमारा अनुरोध है कि इसको आप समर्थन करें। धन्यवाद। एक हमारी जनरल बॉडी ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था कि हमारे जो एसोसिएशन में एक वुमेन विंग का गठन किया जाए, एक नया डिसीजन था। तो इसमें बायलॉज में हमने एक पैरा ऐड किया है कि देयर शैल बी ए वुमेन विंग एट द डिविजनल, जोनल एंड सेंट्रल लेवल ऑफ द एसोसिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिट एग्जीक्यूटिव कमेटी टू लुक आफ्टर देयर प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज with same organizational structure, but no any voting right in the unit executive committee elections being nominated office bearers। यानी कि वुमेन विंग होगी, उसका स्ट्रक्चर भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का उसकी तरह होगा। उसका भी एक केंद्रीय कार्यकारिणी होगी, उसकी भी एक जोनल कार्यकारिणी, उसकी भी डिवीजन कार्यकारिणी, उसकी भी ब्रांच की कार्यकारिणी, लेकिन उनको कहीं भी वोटिंग राइट नहीं होगा क्योंकि वो सब नॉमिनेटेड होंगे। मतलब एक पैरेलल स्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए हमने ये एक रिजोल्यूशन पास किया था, अमेंडमेंट किया था। और आज हमारी जनरल बॉडी से भी हमारा अनुरोध है कि इसका आप लोग कंफर्म करें, समर्थन। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे जो आपके सामने हमने आज पास किए। तो एक बार इन सारे अमेंडमेंट जो 25-26 नवंबर 2024 को नागपुर में पास किए गए, उसके लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठा करके आप इनका समर्थन करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके साथ